तो बच्चे आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि गैमेटोजेनेसिस इन मेल्स। स्पर्मेटोजेनेसिस को पढ़ने के लिए बच्चे आप लोगों को दो प्रोसेसेस पता होनी चाहिए, माइटोसिस और मियोसिस। अगर आपको नहीं पता है तो अभी मैं आपको छोटा सा एक समरी करके बता देती हूँ, बाकी हम पूरा बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे सेल वाले चैप्टर जब पढ़ेंगे तब, ठीक है। माइटोसिस में ये देखो हमारा एक सेल है, ठीक है। इसमें 46 क्रोमोसोम है, ठीक, या फिर 2n मान लो इसकी प्लॉइडिया। प्लॉइडी का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब इसमें अगर माइटोसिस होगा तो इसमें दो डॉटर सेल बनेंगी जिनकी प्लॉइडी सेम होगी, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज माइटोसिस, ठीक है। अब वही मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस पता है दो स्टेप्स, मियोसिस जो है वो दो प्रोसेसेस से मिलकर बना होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 जो होता है उसको हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारी प्लॉइडी हो जाती है वो आधी हो जाती है, ठीक है। और माइटोसिस 2 जो मियोसिस 2 जो होता है वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह होता है, जिस थोड़ा सा डिफरेंस होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मियोसिस देख लेते हैं। देखो ये मैंने एक सेल बनाया, इसमें भी सेम 46 क्रोमोसोम है। इसमें मियोसिस होगा तो पहला मियोसिस 1 जब होगा तो इसमें दो डॉटर सेल जो बनेंगी ना, उसमें क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाएगा, यानी 23 क्रोमोसोम एंड 23 क्रोमोसोम, ठीक। अब इसमें मियोसिस सेकंड हुआ, ये देखो इसमें मियोसिस सेकंड हुआ तो फिर से ये दो डॉटर सेल में टूटेगा एंड देन इसकी प्लॉइडी हमारी सेम रहेगी, दैट इज़ 23 23 23 और 23, ठीक है। मियोसिस सेकंड में प्लॉइडी सेम रहती है, लेकिन मियोसिस फर्स्ट में प्लॉइडी चेंज हो जाती है, ठीक है। अब हम स्पर्मेटोजेनेसिस पे आ जाते हैं। हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में देखो यहाँ पे डायग्राम से समझा देती हूँ, तुम लोग को डायग्राम से सबसे आसानी होगी। अगर एनसीईआरटी किसी चीज़ का डायग्राम है ना तो उसकी बहुत आसानी हो जाती है। देखो सबसे पहले हमारा जो स्पर्मेटोगोनिया होता है या फिर मेल जर्म सेल है, उसमें माइटोसिस होता है। अब माइटोसिस होता क्यों है, ये माइटोसिस इसलिए होता है, देखो तुम लोग को याद होगा कि जो ओवरी थी उसमें शुरुआत में लाइक एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के टाइम पर हमारी ओगोनिया जो बने थे वो लाइक कपल ऑफ मिलियन जो है उसमें लिखा हुआ है, कपल ऑफ मिलियन ओगोनिया बने थे, ठीक है। मगर जो बर्थ के टाइम पर आते आते इसमें 60 के से 80 के ही बचते हैं, यानी कि बहुत सारे जो ओगोनिया होते हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर भी सेम बिल्कुल ऐसा ही होता है में कि बहुत सारे जो मेल जर्म सेल हैं वो मर जाते हैं या फिर डिजनरेट हो जाते हैं। तो माइटोसिस करके ये अपना नंबर, एक पर्टिकुलर नंबर मेंटेन कर लेता है, ठीक है। तो ये मेल जर्म सेल है या फिर स्पर्मेटोगोनिया है, ये देखो ये रहा स्पर्मेटोगोनिया जो है उसमें माइटोसिस होता है तो वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। माइटोसिस होगा तो क्या होगा, इसकी प्लॉइडी का क्या होगा, प्लॉइडी सेम रहेगी ना, यानी कि 1 डिग्री स्पर्मेटोसाइट या 1 डिग्री ना प्राइमरी होता है, ठीक। स्पर्मेटोसाइट होगा तो उसकी प्लॉइडी रहेगी हमारी सेम, यानी कि 46 क्रोमोसोम, ठीक। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में हमारा मियोसिस 1 होगा, ठीक है। मियोसिस 1 होगा तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। अब बताओ इसकी प्लॉइडी क्या होगी, 23 हो जाएगी, शाबाश, वेरी गुड। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इसमें मियोसिस 2 होगा, देखो ध्यान रखना, दिस इज रिडक्शनल डिवीजन बट दिस इज सिमिलर टू माइटोसिस, तो इसमें रिडक्शनल डिवीजन नहीं होगा, ठीक। तो ये जो बनेगा स्पर्मेटेड, जब यहाँ से बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटेड बनेगा, स्पर्मेटेड, तो इसकी प्लॉइडी भी सेम रहेगी, ठीक। अब स्पर्मेटेड में हमारा स्पर्मियोजेनेसिस होता है, क्या, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक। ये स्पर्मियोजेनेसिस और मियोसिस में गड़बड़ाना मत, ठीक है। मियोजेनेसिस मॉर्फोलॉजी वगैरह चेंज करने के लिए होता है, लेकिन मियोसिस जो होता है वो सेल की प्लॉइडी या फिर बेसिकली सेल के नंबर या फिर बेसिकली पूरा नया सेल बन जाता है। यहाँ पे यही वाला सेल मॉडिफाई हो रहा है, ठीक। ये मॉडिफाई होने के बाद बन जाता है हमारा स्पर्म, ठीक, स्पर्म या फिर तुम इसे कह लो स्पर्मेटोजोआ। अब ये क्योंकि मियोसिस नहीं है तो इसका जो स्पर्म नंबर वो क्रोमोसोम नंबर है या फिर प्लॉइडी जो है वो सेम रहेगी, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे, ये देखो जल्दी से, दोबारा देख लो बच्चा। स्पर्मेटोगोनिया से माइटोटिक डिवीजन हुआ स्पर्मेटोगोनिया में तो वो बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ तो उसके बाद बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की जो हमारी प्लॉइडी थी वो 2n थी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी n हो गई, ठीक है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुआ तो स्पर्मेटेड बन गया और प्लॉइडी सेम रही, ठीक है। अब जो स्पर्मेटेड है उसमें डिफ्रेंसिएशन या फिर स्पर्मियोजेनेसिस हुआ तो उसके बाद स्पर्मेटोजोआ बन गया, ठीक है। स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म कह लो, ठीक। चलो अब बताते हैं आगे। और ये जो पूरा स्टेप है इसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस में ही आ जाता है स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। ये अलग से नहीं होता है स्पर्मियोजेनेसिस, ये स्पर्मेटोजेनेसिस में ही आ जाता है। जैसे कि माइटोसिस के बीच में आ जाता है, मियोसिस आ जाता है, मियोसिस सेकेंड आ जाता है, उसी तरीके से स्पर्मियोजेनेसिस भी स्पर्मेटोजेनेसिस पूरे प्रोसेस का पार्ट है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस हमारा प्यूबर्टी की एज पे स्टार्ट होता है, यानी कि ये वाला प्रोसेस स्टार्ट होता है प्यूबर्टी की एज पर।
प्यूबर्टी ऑलमोस्ट लाइक 11, 12 और 13 की एज पर आ जाती है। अब हार्मोनल कंट्रोल पढ़ रहे हैं, ठीक है, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक, हार्मोनल कंट्रोल पढ़ रहे हैं। देखो ये देखो बच्चा, इधर देखो, ये मैंने बनाया एक हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस में GnRH जो है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करेगा। किस पर काम करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी पर, ठीक, एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करेगा और 2 हार्मोन्स रिलीज़ करेगा, ठीक, दैट इज़ LH और FSH, ठीक है। LH यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और FSH यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। LH जो है वो हमारा लेडिक सेल पे काम करता है। किस पे काम करता है? लेडिक सेल्स पर, ठीक। और FSH जो होता है हमारा सर्टोली सेल पे काम करता है, सर्टोली सेल। अब इन लोगों की लोकेशन मैं तुम लोग को एक और बार बता देती हूँ। ये देखो, ये रहा तुम्हारा, मैं एक स्लाइड बनाई मैंने, ठीक, ये है तुम्हारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। यहाँ पे देखो इसकी इनर लाइनिंग में कौन से सेल्स होंगे बच्चे? ये देखो, ये मेल जर्म सेल है इस इनर लाइनिंग पर। एक लंबा वाला जो सेल है, दिस इज़ सर्टोली सेल, ठीक। और यहाँ पे साइड साइड में बाहर की साइड ब्लड वेसल्स होंगी, इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स होंगे और इंटरस्टिशियल सेल्स होंगे, जिसको हम लेडिक सेल भी कहते हैं। मैंने तुम लोगों से कहा था कि इसका नाम लेडिक सेल याद रखना। लेडिक सेल याद क्यों रखना? ये देखो, ये रहा L और ये रहा L, ठीक है। थोड़ा सा याद करने में आसानी होगी कौन सा हार्मोन किस पे काम करता है। LH जो है हमारा लेडिक सेल पे काम करता है और इससे एंड्रोजन्स रिलीज़ करवाता है, एंड्रोजन्स यानी टेस्टोस्टेरोन वगैरह, ठीक है। अब टेस्टोस्टेरोन क्योंकि मेजर होता है इसलिए हम टेस्टोस्टेरोन को लेकर पढ़ते हैं। और ये टेस्टोस्टेरोन ही हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे काम करता है और स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिम्युलेट करता है, ठीक है, उसी को करने में हेल्प करता है, ठीक। और इसके और भी काम होते हैं, एसेसरी डक्ट्स और एसेसरी ग्लैंड्स को जो है उसकी टाइमिंग वगैरह को कंट्रोल करता है ये, ठीक है। तो अब और जो हमारा FSH है, ये सर्टोली सेल पे काम करता है। ये रहा सर्टोली सेल, ये जाएगा हमारा FSH, सर्टोली सेल पे काम करेगा और ये हमारा स्पर्मियोजेनेसिस में मदद करता है। किस में मदद करता है? स्पर्मियोजेनेसिस में, ठीक। और स्पर्मियोजेनेसिस में कैसे हेल्प करता है? ये कुछ फैक्टर्स रिलीज़ करता है। NCERT कहती है कि कुछ फैक्टर्स रिलीज़ करता है जिससे ये FSH हमारा स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है, ठीक। अब हम आ जाते हैं हमारे स्पर्म के स्ट्रक्चर पर, ठीक। हमारा स्पर्म दिखता कहता है। अब तो बच्चा हम स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। स्पर्म का स्ट्रक्चर बेटे बहुत आसान है। ये देखो, इसकी आउटलाइन जो है, ये पूरे स्पर्म की जो आउटलाइन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। और इसका जो टॉप वाला रीजन है, सबसे इंटीरियर पोर्शन है, वो हमारा, उस पर हमारा एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम, ठीक। क्या होता है? एक्रोसोम। एक्रोसोम इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। ये बेसिकली जो है इसका स्ट्रक्चर वो है कैप लाइक होता है, जी, कैप लाइक होता है। एक्रोसोम कुछ एंजाइम्स रिलीज़ करता है, ठीक है। उन एंजाइम को हम कहते हैं स्पर्म लाइसेंस, ठीक है। स्पर्म लाइसेंस में हमारा आ जाता है एक्रोसिन आ जाता है, एक्रोसिन आ जाता है और हियालुरोनिक एसिड आ जाता है, हियालुरोनिक एसिड, ठीक है। और एक और आ जाता है वो हमारा कोरोना, कोरोना, ये वाला कोरोना नहीं, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। ये बच्चा कोरोना वायरस वाला नहीं है, ठीक। ये दूसरा कोरोना है, ये कोरोना रेडियाटा वाला कोरोना है, ठीक है। एक्रोसिन हमारा काम करता है जोना पेल्यूसिडा पे, ठीक है, उसको ब्रेक करके अंदर जाने के लिए। आफ्टर ऑल उसको वही ना करना है, स्पर्म को पेनिट्रेट करना है ओवम में, तो जोना पेल्यूसिडा को पेनिट्रेट करने में हमारा एक्रोसिन मदद करता है। हियालुरोनिक एसिड हमारा हियालुरोनिडेज, ठीक है, हियालुरोनिडेज पे काम करता है, ठीक है। हियालुरोनिडेज होता कहाँ पे? रुक जा बच्चे, डायग्राम में बताती हूँ मैं तुम लोग को, NCERT में, ठीक। ये देखो, ये जो है, ये कोरोना रेडिएटा बाहर सेल दिख रही है, ये जो सेल है वगैरह, ये कोरोना रेडिएटा की सेल है। इसके बीच में जो पोर्शन होता है जो इन सबको जोड़े रखता है, बेसिकली उनको कनेक्ट करके रखता है, तो वो होता है हियालुरोनिडेज। उसको पेनिट्रेट करने में हमारी मदद करता है हियालुरोनिक एसिड। और कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करने के लिए जो काम करता है वो होता है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे बेसिकली स्पर्म में तीन पार्ट्स में डिवाइडेड, हमारा हेड में, नेक में, मिडिल पीस, तीन नहीं 4 पार्ट, सॉरी, हाँ, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल, ठीक है। हमारा नेक, ये देखो, ये नेक बहुत पतली सी छोटी सी होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे मिडिल पीस। मिडिल पीस में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया के लिए हमारी एक लाइन बहुत ज़्यादा फेमस है सुना ही होगा आप लोगों ने, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाने की में बेसिकली एनर्जी बनाता है। अब एनर्जी हमें चाहिए क्यों है?
इसको एनर्जी चाहिए क्यों? इसको एनर्जी मूवमेंट, टेल के मूवमेंट के लिए चाहिए, ठीक है। टेल को मूव करके क्या करेगा? बेसिकली इसको बहुत लंबा पाथ क्रॉस करना है, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट से जाके फिर उसके बाद फैलोपियन ट्यूब तक, एम्प्यूला तक उसको जाना है। तो उसके लिए इसकी टेल से मूव कर करके विग्रस मूवमेंट करके जाना होगा, ठीक है। और टेल के बीच में, टेल का जो बेस होता है दैट इज़ एक्सियल फिलामेंट, और एक्सियल फिलामेंट बेसिकली इसको मूव करने में हेल्प करता है और इसको टूटने से बचाता है, ठीक है। हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो स्पाइरली अरेंज होता है, ठीक है। मिडिल पीस में हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो स्पाइरली अरेंज होता है, ठीक। अब हम बात करते हैं एक इजैक्यूलेशन में वन इजैक्यूलेशन जो है उसमें रिलीज़ होते हैं हमारे 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स। कितने? 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज़ होते हैं। अब नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए चाहिए हमें कि इसका 60%, 60% जो है वो नॉर्मल शेप का हो और नॉर्मल साइज़ का हो, ठीक है। अब इस 60% का 40% जो है, इस 60% का 40%, ठीक है, इसका 40% नहीं, इसका 40%, 60% जो हमने अलग निकाला उसका 40% जो है वो विग्रस मोटिलिटी शो करना चाहिए। देखो बच्चा, मैं एग्जांपल की तरह बताती हूँ। देखो ये 100 स्पर्म है, मान लो हम, चलो लेके चलते हैं, टोटल 100 स्पर्म है। इसका 60% हो गया, हमारा 60 ही हो गया ना। 60%, 100 का 60% कितना हो गया? 60, ठीक है। अभी 60 का 40% निकालना है, ठीक है। 100 का 40 निकालोगे तो 40 आ जाएगा, ठीक। लेकिन इस 60 का 40 निकालोगे तो 24 आएगा, ठीक। और अगर आपको परसेंटेज में दिक्कत होती है तो मैं उसको भी बता देती हूँ, ठीक। अगर सवाल आ गया आप लोगों का, तो ये देखो, ये 40 = 100 इंटू एक्स, यानी कितना है मतलब कितना आएगा, एंड इंटू 60। ये देखो, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना ना, हो जाएगा। ये देखो आ गया एक्स की वैल्यू 24, ठीक। तो इतना एंड में होना चाहिए। 100 में से 24 को होना चाहिए विग्रस मोटाइल होना चाहिए, और 100 में से हमारे 60 जो है उनको हमारे नॉर्मल साइज़ और नॉर्मल शेप होना चाहिए, तब जाके हमारा नॉर्मल फर्टिलिटी शो करेगा, ठीक। अब हमारे जो स्पर्म होते हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज़ होते हैं। देखो मैंने डायग्राम तुम लोगों को स्लाइड बना के दिखाया था, ये देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, ये देखो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, इससे रिलीज़ होते हैं। तो जाता है रेटिटेस्टिस में, फिर वासा एफ्रेंशिया में, फिर एपिडाइडमिस में, फिर उसके बाद वास डेफरेंस में, फिर उसके बाद आगे जाता है इजैक्यूलेटरी डक्ट वगैरह में जाके मिल जाता है, ठीक है। अब ये हमारा जो है एपिडाइडमिस है, वास डेफरेंस है, सेमाइनल वेसाइकल है और प्रोस्ट्रेट ग्लैंड है। इन सब के सिक्रीशंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारे स्पर्म के मैचुरेशन के लिए और स्पर्म की मोटिलिटी के लिए, ठीक है। मोटिलिटी के लिए और मैचुरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। देखो अगर याद ना हो ना तो ऐसे याद कर लेना। देखो एंड का एक छोड़ के और शुरुआत के 2 छोड़ के, ठीक है। देखो इसका ऑर्डर कैसा होता है वो देख लो। रेटिटेस्टिस से, वासा एफ्रेंशिया से, एपिडाइडमिस से, फिर उसके बाद वास डेफरेंस से, फिर उसके बाद प्रोस्ट्रेट, फिर प्रोस्ट्रेट नहीं, सेमाइनल वेसाइकल, फिर उसके बाद प्रोस्ट्रेट, फिर उसके बाद बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है, ठीक है। तो ये इस सबसे लास्ट वाले का हटा दो, ये होगा इसका सिक्रेशन और इसका सिक्रेशन, ये चारों हेल्प करेंगे हमारे स्पर्म की मोटिलिटी में और स्पर्म के मैचुरेशन में, ठीक। अब हमारा जो सीमन है वो पढ़ लो कि सीमन जो होता है, रुक जाओ, सीमन जो होता है वो मिल के बनता है सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म्स से मिलके बनता है, ठीक। सेमाइनल प्लाज्मा में अब क्या आ जाता है? सेमाइनल प्लाज्मा में हमारे सिक्रीशंस आ जाते हैं। बेसिकली सेमाइनल वेसाइकल का सिक्रीशन हो गया, प्रोस्ट्रेट का सिक्रीशन हो गया और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन हो गया। बेसिकली फ्रक्टोज, एंजाइम्स वगैरह और कैल्शियम वगैरह, उस सब को मिला के बनता है हमारा सेमाइनल प्लाज्मा। और सेमाइनल प्लाज्मा को और स्पर्म को मिला के कहते हैं हम सीमन, ठीक है। और जो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, एंड्रोजन्स जो है वो मेंटेन करते हैं हमारे एसेसरी ग्लैंड्स जो है, जैसे कि एसेसरी ग्लैंड्स ये रहे, और एसेसरी डक्ट्स के फंक्शन को, ठीक है, कंट्रोल करता है हमारे एंड्रोजन्स, ठीक है। एसेसरी डक्ट्स में वही आ जाएगा, रेटिटेस्टिस, वास एफ्रेंशिया, एपिडाइडमिस एंड वास डेफरेंस वगैरह आ जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ तक हो गया। देखो एक बार जल्दी से जल्दी रिवाइज कर लो तुम लोग। स्पर्मेटोजेनेसिस अभी हमने क्या पढ़ा? स्पर्मेटोजेनेसिस में तुमने पढ़ा कि स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा प्रोसेस होता है स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ तक लेकर, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया में माइटोटिक डिवीजन हुआ तो उसके बाद बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुआ तो उसके बाद बना स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड में स्पर्मियोजेनेसिस हुआ तो उसके बाद स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म बने, ठीक है। अब बच्चा इसमें एक सवाल आ जाता है, ठीक है। देखो एक बार करके बताती हूँ। जैसे सवाल ये आ जाएगा तुम्हारे पास, जैसे कि तुम्हारे पास 100 स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है। 100 स्पर्मेटोगोनिया है तो 1 डिग्री स्पर्मेटोसाइट या फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने बनेंगे, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने बनेंगे बताओ? 200 ना,
200 बनेंगे कि नहीं, बोलो 200 बनेंगे ना। देखो अब इसमें माइटोसिस होगा, इसमें के एक में माइटोसिस होगा तो 2 बनेंगे, ठीक। लाइक ये देखो एक ही करके 2 बनेंगे, ठीक। तो इसी करके 100 बनेगा तो 100 × 2 कर दो, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगर पूछे कि तुम्हारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितना बनेगा जी, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अगर 100 स्पर्मेटोगोनिया हैं तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तुम्हारा बनेगा, देखो पहले ये 200 हो गया ना, ये 200 बन गया। अब इस 200 पे से फिर 2 बनेंगे तो वो उसके बाद होगा, ठीक। 200 × 2 कर दो तो 400 2 डिग्री स्पर्मेटोसाइट बन जाएंगे, ठीक है। 20 डिग्री यानी 2 डिग्री स्पर्मेटोसाइट बन जाएंगे, ठीक है। 400 अगर 100 को ले चल रहे हो तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 200 बनेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 400 बनेंगे, ठीक है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से तुम्हारा स्पर्मेटेड बनना है, ठीक है। स्पर्मेटोसाइट तुम्हारे 800 बनेंगे, ठीक। क्योंकि ये देखो यहाँ तक माइटोसिस हो गया, माइटोसिस में डबल हो जाता है, 2 × 2 हो जाता है। और अगर यहाँ तक मियोसिस हो गया, ये 4 × 2 हो जाता है, ठीक। तो 2 × 4 800, ठीक। अब ये जो है तुम्हारे ये स्पर्मेटेड बन गया, क्या बन गया, स्पर्मेटेड। अब ये जो स्पर्मेटेड है उससे स्पर्म बनना होता है, तो स्पर्म का नंबर और स्पर्मेटेड का नंबर सेम रहता है, ठीक है। 800 स्पर्म बन जाएंगे, ठीक। तो ये होगा तुम्हारा स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत तुम्हारी होती है प्यूबर्टी के टाइम पर, ठीक। और ये लाइक पूरी लाइफ चलता रहता है, इट नेवर स्टॉप्स, ठीक। अब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लिया तुम लोगों ने। अब हार्मोनल कंट्रोल में बेसिकली एलएच जो होता है ल्यूटनाइजिंग हार्मोन, वो लेडिक सेल पे काम करता है और एंड्रोजेंस रिलीज़ करवाता है। वो एंड्रोजेंस हमारे काम करते हैं एसेसरी डक्ट्स पे, एसेसरी ग्लैंड्स पर, और हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वगैरह पे भी काम करता है, और हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है, और बाकी मैचुरेशन वगैरह में भी हेल्प करता है, ठीक। फिर उसके बाद हमारा जो एफएसएच है वो हमारा काम करता है सर्टोली सेल पर, और हमारी स्पर्मियोजेनेसिस में मदद करता है कुछ फैक्टर्स रिलीज़ करने के बाद, ठीक। स्पर्म का जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें देख लो, उसमें हेड आता है, नेक आता है, मिडल पीस आता है और टेल आता है। हेड में हमारा एक्रोजोम होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है बच्चा, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। देखो मैंने बताया था इसकी प्लॉइडी एन हो जाएगी स्पर्म की, तो बेसिकली 23 क्रोमोजोम की इसमें, तो इसलिए ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और एक्रोजोम से हमारा वही हियालुरोनिक एसिड और एक्रोसिन और कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम वगैरह रिलीज़ होंगे, ठीक। और फिर उसके बाद हमारा आ जाता है नेक। नेक में कुछ ऐसा खास नहीं होता है, नेक होती है, ठीक। और जो हमारा मिडिल पीस होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज एनर्जी सोर्स और एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करता है, बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करता है टेल के मूवमेंट के लिए, ठीक है। और टेल का जो बेस होता है डैट इज़ एक्सियल फिलामेंट का मिलकर बना होता है। और एक नॉर्मल ह्यूमन इजैक्यूलेशन में, एक इजैक्यूलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स बनते हैं। उस 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स में से एटलीस्ट 60% जो होने चाहिए वो नॉर्मल साइज़ और नॉर्मल शेप के होने चाहिए, और 60% में से 40% है, 40% उसको विग्रस मोटिलिटी दिखानी चाहिए, ठीक है। अब जो हमारा जो स्पर्म के मैचुरेशन, अब देखो स्पर्म मैचुरेशन हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में भी हो रहा है, लेकिन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जब हमें स्पर्म मैचुरेशन की ज़रूरत होती है, स्पर्म मैचुरेशन और भी आगे होना होता है ना, तो स्पर्म मैचुरेशन स्पर्म मोटिलिटी में हमारी हेल्प करता है एपिडाइडमिस, वास डेफरेंस, सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट। मेरे साथ साथ बोलो, एपिडाइडमिस, वास डेफरेंस, सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट। कौन कौन से, एपिडाइडमिस, वास डेफरेंस, सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ठीक है। शाबाश, वेरी गुड। वो हमारी मदद करते हैं मैचुरेशन में और मोटिलिटी में, ठीक है। और जो हमारा सेमाइनल प्लाज्मा होता है उसमें हमारा बेसिकली सेमाइनल प्लाज्मा में हमारे सेमाइनल वेसिकल के सिक्रीशन आ जाते हैं, प्रोस्टेट के सिक्रीशन आ जाते हैं, बल्बो यूरेथ्रल के सिक्रीशंस आ जाते हैं, ठीक है। सेमाइनल प्लाज्मा और जो हमारा स्पर्म होता है वो तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज़ हो ही रहा होता है, ठीक है। तो सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म को ऐड करके बनता है हमारा सीमेन, और यही रिलीज़ होता है बेसिकली एट दी एंड सेक्शुअल इंटरकोर्स के टाइम पर। हमारा जो ये देखो वेजाइना इधर है भाई, डायग्राम पर मत जाना, ठीक है। वेजाइना जो है यहाँ पर डिपॉजिट होता है वो सीमन डिपॉजिट होता है, ठीक। तो स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लिया बच्चा आपने हार्मोनल कंट्रोल पढ़ लिया, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस का, आपने स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, और स्पर्मेटोजेनेसिस बेसिकली पूरा कवर हो गया है। वेल लेट्स गो, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय बाय, बहुत पढ़ लिया।